अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी से और हम बहुत बेसिक से आगे चलेंगे, बेसिक डेफिनेशन से, और फिर थोड़ा-सा हम अपनी स्पीड को तेज़ करते हुए प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं सर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर हम डिफाइन करते हैं तो फार्माकोलॉजी हमारे पास होती है स्टडी ऑफ ड्रग, और इसको 2 मेन एरियाज़ में आप लेकर जाते हैं जिनको आप नाम देंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप कहते हैं सर, नाउ इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसे अक्सर स्टूडेंट्स एजीएमई से भी पढ़ते हैं, एजीएमई। सो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन से हम क्या मुराद लेते हैं? हम कहते हैं सर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन इट्स फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड कर रही है? फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रही है। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर? इसमें उसका पार्टिकल साइज भी शामिल है, इसमें उसकी सॉल्युबिलिटी भी शामिल है, इसमें उसकी परमेबिलिटी भी शामिल है। नाउ टू गेन द एक्सेस टू साइड ऑफ एक्शन, ड्रग मॉलिक्यूल मस्ट क्रॉस वन और मोर बैरियर। देखो, साइड ऑफ एक्शन से मुराद है कि आपने दवा खाई है, फॉर एग्जांपल ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के लिए आपको जो मूव करना है मॉलिक्यूल को, वो उस पाथवे तक मूव करवाना है। उस पाथवे तक मूव करवाने के लिए एक से ज़्यादा बैरियर्स लग सकते हैं। कौन-कौन से बैरियर होंगे सर? हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा बैरियर हो सकता है कि आपके पास जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, प्लाज्मा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरसेल्युलर फ्लूइड है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड है, लिम्फ्स हैं, ब्लड है, उनसे गुजर के जाना हो। तो हम कहते हैं सर, जनरली अगर हम बताएं तो हमारे पास 4 मुख्तलिफ वेज हैं जिससे ड्रग्स मूव करती हैं अपनी साइड ऑफ एक्शन पर। नंबर 1 इज़ डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड। हम जानते हैं कि हम सबकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो लिपिड बाइलेयर इन नेचर है। लिपिड बाइलेयर से मुराद है कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं, लिपिड मौजूद है, यानी हाइड्रोफोबिक एंड भी और हाइड्रोफिलिक एंड भी है। सो मैनी ऑफ द ड्रग्स आर हाईली सॉल्युबल इन लिपिड्स। ज़ाहिर है जो वाटर लेस सॉल्युबल होंगी वो लिपिड हाईली सॉल्युबल होंगी, एंड देयरफॉर पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन फ्रीली। वो डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर सकते हैं उसमें, और डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। Now, lipid solubility is one of the most important pharmacokinetic character of a drug, which determine its sites of action. अगर ड्रग लिपिड soluble है तो वो easily accessible है साइड ऑफ एक्शन पर। अच्छा जी, अगर वो लिपिड soluble नहीं है, हम कहते हैं सर वो एक्वस soluble है। सो नाउ डिफ्यूजन थ्रू द एक्वस चैनल्स भी मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन में। सो इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी देयर आर गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। वो गैप बेसिकली आपके पास एक्वल चैनल्स हैं, विच आर लार्ज इनफ टू परमिट स्मॉल ड्रग्स। वो इतने बड़े होते हैं कि छोटी ड्रग्स आसानी से उनमें से मूव कर जाती हैं। हम कहते हैं मॉलिक्यूल टू क्रॉस बाय एक्वस डिफ्यूजन बट टू स्मॉल टू अलाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम। इतना छोटा आपके पास जो एरिया है उससे आपके पास पास नहीं हो सकता प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब आते हैं स्पेसिफिक होते हैं थोड़ा सा, कि इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में, वास्कुलर बेड्स, the capillary endothelium is continuous. In fact, there are tight junctions between adjacent capillaries, endothelial cells, which together with their basement membrane and thin covering from the processes of astrocytes separate the blood from the brain tissue. अब ये एरिया आपके पास कहलाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब अगर किसी ड्रग को इस एरिया से गुजरना है तो उसको डेफिनेटली ब्लड ब्रेन बैरियर से गुजरना होगा, विच रिस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ लिपिड इंसॉल्युबल सब्सटेंस। अगर लिपिड इंसॉल्युबल है तो नहीं जाने देंगी फ्रॉम ब्लड टू द ब्रेन एंड सीएसएफ। तो जो लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग है जिनको आप पोलर ड्रग्स भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, मेथोट्रेक्सेट, गेन लिटिल एक्सेस टू द ब्रेन। यानी अगर आपको एक सवाल एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो पेनिसिलिन, मेथोट्रेक्सेट इसकी एग्जांपल बन जाएंगी। और अगर मैं पूछ लूँ विच ड्रग कैन नॉट पास द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो आप इसका जवाब देंगे सर लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स या पोलर ड्रग्स। तो ये साथ साथ हम क्वेश्चन भी जनरेट करते जाएंगे और इनको हम अपने नोट्स में लिखते भी जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट? लेकिन कैरियर का मतलब होता है समथिंग जिस पर बैठकर आपका मॉलिक्यूल आगे प्रोसीड कर रहा है। सो मेनी सेल प्रोसेसेस possesses highly specific transport mechanism. जैसे a protein molecule incorporated in the cell membrane which bind to the drug molecule और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो जैसे हम वो कहते हैं कि आपके पास ट्रांसपोर्ट होता है ना, आपने अगर शादी में जाना है तो आप उसके लिए कैरिंग करते हैं, बाय क्या करते हैं, तो वो आपके पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। आपका अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप खड़े हुए, वो आया, आपको बिठाया, आपको लेकर गया। The carrier-mediated drug transport plays an important role in transfer of drug at the renal tubule, biliary tract, and GI tract.
या जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, अब ब्लड ब्रेन बैरियर पे हमने कहा ना ड्रग नहीं जा सकती अंदर खुद, तो क्या होगा कोई उसको लेकर जाएगा अंदर, सो दैट ट्रांसपोर्ट इज नेम्ड एज कैरियर मीडिएटेड। और लास्ट होगा बेटा आपके पास स्पाइनोसाइटोसिस। स्पाइनोसाइटोसिस हम जनरली इसको ड्रिंकिंग ऑफ सेल भी कहते हैं, और अगर फैगो होता है तो हम उसको ईटिंग ऑफ सेल भी कहते हैं। सो इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल, वेसिकल्स बनती हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू प्रोटीन एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और बहुत कम ड्रग के साथ होता है। यानी हम ये ट्रांसपोर्ट की बात सिर्फ ड्रग की नहीं कर रहे हैं, हम और मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक टर्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है? आपने ड्रग ली, ड्रग को जाना है फॉर एग्जांपल आपके एक पार्टिकुलर टिश्यू पर, लेकिन वो वहाँ नहीं जाती, पहले पहले वो जाती है आपके हेपाटिक सिस्टम में, लिवर के पास, वहाँ से होती भी वहाँ जाती है। इस सब को हम नाम देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या फिर इसे हम पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। पोर्टल सिस्टम से मुराद होती है हमारा कि वो एग्जैक्ट पाथवे नहीं यूज़ कर रही, वो एक डिफरेंट पाथवे यूज़ करके प्रोसीड कर रहा है। Now, drug absorbed from the GI tract are carried by portal vein to the liver before reaching to the systemic circulation. अभी सर्कुलेशन में नहीं गए हैं, उससे पहले कहाँ जाना होगा? अच्छा, क्या नुकसान है? हम कहते हैं सर ऐसा करने से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। देखो मैं आपको अगर कहता हूँ कि आपने बाजार से निहारी खरीदी, एक थैली में लेकर घर आए, दूसरी थैली में डाला, तीसरी थैली में डाला, चौथी, पांचवी, छठी, 8 थैलियाँ आपने बदली। जब 8 थैलियाँ आपने बदल दी तो क्या निहारी की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी? नहीं सर, निहारी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। मैं सेम कहता हूँ ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी। ड्रग गई जीआई सिस्टम में, जीआई से फिर गई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में, अब सिस्टमिक में जाएगी तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं many a drug are metabolized as they pass through the liver, within the result of only 30% of the drug absorbed reaches the circulation, यानी 70% of the drug is being utilized there. Thus the bioavailability of orally administered drug is much less as compared to other routes of administration. क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज ओनली एप्लीकेबल टू द ड्रग्स विच आर मूविंग टू द जीआई ट्रैक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी, तो जीआई ट्रैक्ट इज द वन विच इज डिक्रीजिंग द बायोअवेलेबिलिटी. So the removal of drug is particles through liver is called as the first pass effect, or it can also be named as a pre-systemic. So that was the first part, absorption, जो पार्ट्स हमने गए थे। उसके बाद नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं सर आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ड्रग पासेस इनटू द सर्कुलेशन। मैनी ड्रग्स आर पुअरली सॉल्युबल इन प्लाज्मा एंड बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन्स मौजूद हैं, एल्बुमिन मौजूद है, तो आपके पास बाउंड हो जाएगा। इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझिएगा, चूंकि इसमें हम प्रोटीन बाउंड एंड प्रोटीन नॉन बाउंड ड्रग्स को समझेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट द फ्री, फ्री मतलब जो बाउंड नहीं हुई है, दो ड्रग हो गई ना। अब आपके पास समझो ये ड्रग मॉलिक्यूल आया, ये दो हिस्सों में टूट गया। एक वो था जो प्रोटीन ने जकड़ लिया, जिसको इसको आपने नाम दिया बाउंड ड्रग का, और एक वो था जो आज़ाद घूम रहा है, कोई प्रोटीन नहीं है इस पे, इसको आपने कहा फ्री ड्रग। सो जब मैं कहूँगा फ्री ड्रग, आप पढ़ेंगे अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज फार्माकोलॉजी एक्टिव एंड इट इज़ फ्री फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट पासिस फ्रॉम द सर्कुलेशन इन द बॉडी वाटर, सीएसएफ में जा सकता है, आपके फीटस अगर बॉडी में है तो वहाँ जा सकता है, अगर आप लैक्टेटिंग है तो वहाँ जा सकता है। तो द प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एक्ट एज अ स्टोर फ्रॉम वेयर द फ्री ड्रग इज रिलीज। ये स्टोर है, जब चाहिए होगा इसमें से निकलेगी। छुपा के रखा है आपने, पैसे बचाते हैं ना आप, इसलिए बचाते हैं, जब चाहिए होंगे तब इस्तेमाल करेंगे। सो टू मेंटेन द स्टेडी लेवल ऑफ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, जैसे आपको ये फील होगा कि बॉडी को प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो रही है, यहाँ से ड्रग फ्री होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए तो उसका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन चाहिए ना। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रही है, एक जगह पर जमा हो रही है, तो इसका मतलब है आगे प्रोसीड नहीं करेगी। नाउ द ड्रग्स इनिशियली एंटर द सर्कुलेशन एंड हाईली वास्कुलर ऑर्गन, ठीक है, फ्रॉम वेयर डिपेंडिंग ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, डिफ्यूज आउट ऑफ द सर्कुलेशन इनटू द टिश्यू, सर्कुलेशन से बाहर निकलेंगी, एंड सम एंटर द सेल्स, कुछ सेल में जाएंगी, कुछ बाउंड हो जाएंगी वहाँ पर। नाउ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज टू कंपार्टमेंटल सिस्टम। हम कहते हैं बॉडी आपके पास दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगी। एक कंपार्टमेंट होगा सेंट्रल वास्कुलर कंपार्टमेंट, और दूसरा कंपार्टमेंट होगा पेरिफेरल एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट। तो जो कंपार्टमेंटल मॉडल का हम जिक्र करते हैं उसमें हमारे पास दो कंपार्टमेंट आएंगे, एक सेंट्रल वास्कुलर कंपार्टमेंट आएगा और एक पेरिफेरल एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट आएगा। जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, इंट्रासेलुलर तमाम फ्लूइड्स मौजूद हैं।
The drug passing in between these compartment, but the entry and elimination is only through the central compartment. ड्रग दोनों में घुसेंगी, लेकिन एक्सक्रीट आउट सिर्फ एक कंपार्टमेंट से होंगी. नाउ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस फॉर एडल्ट इज 3 लीटर, extracellular space is 15 liters, and the total body water is 36 लीटर, जो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है. इससे आगे हम जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, so these values will help there out. When the volume of distribution exceed the total volume, there is substantial uptake and binding of the drug within the tissue. For example, हम कहते हैं डिजॉक्सिन है. जब आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाएगा टोटल वॉल्यूम से, सो इट विल बी बाइंडेड टू द डिफरेंट मसल. डिजॉक्सिन वो कभी हम पढ़ते हैं ना, किसी ड्रग का इफेक्ट, किसी ड्रग का साइड इफेक्ट, तो वो इस तरह जनरेट हो रहा होता है. बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी क्लियर होंगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत धीमे टोन में मैं इसको आगे लेकर चलूँ. जहाँ भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया. देन इस डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ड लेकर आते हैं इक्विलिब्रियम. वर्ड इक्विलिब्रियम निकला वर्ड इक्वल से, बराबर. So if something is equal, अच्छा इक्वालिटी की हम दो यहाँ पर एग्जांपल्स देते हैं. एक को हम नाम देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि चीज़ रुकी हुई है और रुकी रहे अपनी हालत में. डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा वो कंटिन्यूस मूव कर रही है. फॉर एग्जांपल फैन जो मूव कर रहा होता है, दैट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम. पेंसिल पड़ी हुई है, पेंसिल मैंने छोड़ दी है यहाँ पर, दैट्स अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अर्थ मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, दैट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो व्हेन इट कम टू ड्रग, after distribution has proceeded to the point where the concentration of drug in plasma is in dynamic with the body tissue, दोनों में सेम हो गई है. The drug level in plasma and tissue fall in parallel as the drug eliminated. अब ड्रग को एलिमिनेट भी होना है. This is the equilibrium phase or the elimination phase. जितना दवा आना इंपॉर्टेंट था ना भाई, उतना दवा का जाना भी इंपॉर्टेंट है. Measurement of drug concentration in plasma provide the best reflection of drug level in the tissue. For example, the drug was 100 milligram in the plasma, and after few hours you found 50 milligram in the plasma. Definitely it is in the tissue now. And if the drug is not in the tissue, which means the drug is eliminated now. So बहुत important है हमारे लिए इस एस्पेक्ट को भी समझना. देन यहाँ पर बेटे हम एक टर्म लेकर आते हैं, हाफ लाइफ. हाफ लाइफ से क्या मुराद है? हाफ लाइफ से मुराद भाई आधी ज़िंदगी नहीं है. बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि ड्रग है हमारी 500 मिलीग्राम, उसकी जो एक्सपायरी है वो 4 साल है, तो 2 साल बाद वो आधी हो जाएगी 250 मिलीग्राम. ऐसा नहीं है. हाफ लाइफ के लिए लाजमी है कि वो बॉडी में एंटर हो चुकी है और आपकी सर्कुलेशन का पार्ट है. सो द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग is basically the time taken for the circulating concentration of drug to fall half. बॉडी के अंदर जाके हाफ होना ज़रूरी है. For most of the drugs, the rate of decline in the plasma concentration is constant and directly proportional to the amount present. यहाँ पर हम बात करेंगे बेटे ऑर्डर काइनेटिक्स की. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. अभी हमने बात की कि अगर दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो उसको हम नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का. द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज यूजफुल. अब क्या चीज़ ज़रूरी है सर? ये जो डोज आप दे रहे होते हैं ना, कभी आपने सोचा होगा कहते हैं दवा दिन में 3 दफ़ा लेनी है, ये दवा दिन में 4 दफ़ा लेनी है, दवा दिन में 5 मरतबा लेनी है. तो ये 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा कैसे डिसाइड हो रहा है? सर ये डिपेंड करता है ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है, कितनी देर बाद वो बॉडी में आदी हो जाएगी, और बॉडी को कितने वक्त के लिए ड्रग चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये पेपर पे समझाने की कोशिश करता हूँ अपने इस पॉइंट को, तो मैं कहता हूँ कि सपोज़ कीजिए एक ड्रग है और उस ड्रग का डोज है 50 मिलीग्राम. अगर वो आपके पास रहे स्टैटिक, तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. इसकी हाफ लाइफ है फॉर एग्जांपल 6 आवर. तो 6 आवर बाद ये ड्रग हो जाएगा 25 मिलीग्राम. नाउ यू नीड टू ऐड अ डोज कि ये दोबारा अपने थेरेप्यूटिक पर आ जाए. सो आपके पास जो अब डोजिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो QCX हो जाएगी, यानी आफ्टर एवरी 6 आवर्स. उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आई कि हम डोज फ्रीक्वेंसीज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट हम आता है बेटा हमारे पास स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात को पर यकीन रखते हैं. डी लर्न, लर्न एंड री लर्न. जब ये लेक्चर्स लें तो यूँ समझें आपको कुछ भी नहीं आता, और फिर पढ़ें, और फिर उसके बाद एक दफ़ा रीड करें, तो आपको चीज़ें बेहतरीन समझ में आने लगेंगी. हमारा मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज समझते हैं कि हमारे पास है, फिर हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल में रहते हैं हम. स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम कहते हैं सर विद रिपीटिंग डोजिंग
जब डोज हम रिपीट कर रहे हैं, द ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा क्लाइम्स until और मोर और लेस स्टेडी लेवल इज obtained. ड्रग कंसंट्रेशन बार बार चेंज होती रहेगी. During the study, steady state, the drug elimination equal to the dose administered and the plasma concentration is maintained. जितनी elimination हो रही है, जितना drug dose लिया था, सब eliminate हो रहा है. आप कहते हैं optimal therapeutic level आ गया. In general, it takes around 5 half-life to reach the steady levels for a drug. That's in general, but in most of the cases. तो अगर आपको जनरली कोई सवाल पूछता है तो आप कहेंगे कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम 5 हाफ लाइफ तक जाते हैं. Then the next term is drug clearance. Now, clearance denotes the volume of blood from which the drug is completely removed per unit time. बिल्कुल बाहर चली गई है. The systemic clearance takes place through the biodegradation of the drug. बॉडी के अंदर जो ड्रग डिग्रेड हो रही है. Majority of the drug follow first order kinetics law of clearance. Yani the rate of clearance being constant and directly proportional to the plasma concentration. Most of the drug कहते हैं. Few drugs जिनमें alcohols हैं, phenytoin sodium हैं, salicylates हैं, theophyllenes हैं, are inactivated by metabolic degradation and do not obey the simple first law. They instead obey the zero order. So you must remember ये जो drugs हैं अगर यूज हो रही हैं तो आप जीरो ऑर्डर या सैचुरेशन काइनेटिक कहते हैं उसको, जो क्या होता है constant amount is cleared per unit time irrespective of the plasma concentration. If it is proportional to the plasma concentration, then this is the first order kinetics. But if it is irrespective of the plasma concentration, then it is named as the drug clearance. So मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात हमने अब तक पढ़ी वो हम सबको क्लियर रही और आप सबसे दरख्वास्त है कि इसके लेक्चर नोट्स आप बनाते रहें और वो मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करते रहें ताकि आप लोगों को भी साथ साथ जो है वो चीज़ें याद रहती रहें. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह मेटाबॉलिज्म, प्रोड्रग मेटाबोलाइट्स, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फार्मोडायनामिक्स. और मैं अगर आपको कंटेंट दिखाता हूँ जिस कंटेंट पर हमने जाना है, सो स्टूडेंट्स वो कंटेंट हमारे पास है द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन एएनएस, देन सीएनएस, देन ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवास्कुलर, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने इन ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे. इस वक्त इन ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन्स ओपन है. अगर आपके फ्रेंड्स इन ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं ताकि उनको भी इन क्लासेस में ऐड कर दिया जाए. बहुत शुक्रिया आप तमाम का आज की क्लास को सुनने का. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे. अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफ़िज़.